नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करेंगे। जो साथी आज प्रथम बार हमारी इस कक्षा के साथ जुड़े हैं उनको एक बार मैं बता दूं, ये जो कक्षा है निःशुल्क कक्षा है, जिसमें कि हम एचपीएस मेंस हिंदी की व्याकरण विषय की तैयारी कर रहे हैं। आपको व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो मेरे कई साथी हैं, कईयों को संधि में समस्या आती है, कईयों को समास में समस्या आती है, ऐसे विभिन्न विषयों में उनको समस्याएं आती हैं। तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष रूप से इस कक्षा को शुरू किया गया है, जिसमें कि आधे घंटे में हम एक विषय को पढ़ रहे हैं। तो इस कक्षा के साथ जुड़कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों को भी इस कक्षा के साथ जोड़ने का कार्य कीजिए। तो चले शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। आज की इस कक्षा में हमारा जो विषय है क्रिया विशेषण, कक्षा 4 और क्रिया विशेषण आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आरंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। पहले बात करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहा जाता है? क्रिया जिस शब्द से किसी काम का होना या किसी काम का करना हमें पता चलता है, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसको क्रिया कहा जाता है। क्रिया क्या है? कार्य करना, उसको क्रिया कहा जाता है। उदाहरण देके जैसे खाना, पीना, जाना, ये सारे के सारे शब्द हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि काम हुआ है। खाना खाया गया, पानी पिया गया और वह गया, तो ये क्या हो गए? ये सारे के सारे क्रिया की उदाहरण हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, अजीत पढ़ रहा है तो पढ़ना क्रिया हो गई। अंशुल क्रिकेट खेल रहा है तो खेलना क्रिया हो गई। भावेश खेल रहा है, खेलना क्रिया हो गई। ठीक है, उसके बाद जॉन एडम्स पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया हो गई। तो ये हमारे पास क्रिया की परिभाषा हो गई। आगे हम बात करेंगे क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारे पास आता है सकर्मक क्रिया, दूसरा आता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? सकर्मक, 2 शब्दों से मिलकर बना है सकर्मक क्रिया, जिसमें क्या है? सकर्म मतलब जहां पर कर्म साथ होता है। ठीक है, जहां पर कर्म साथ होगा उसको सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रियाएं जिसका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, कर्ता पर नहीं पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, उसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया। प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, उनको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ। तो कर्म के साथ मैंने यहां पर आपको बता दिया, इसका अर्थ होता है सकर्मक क्रिया। जैसे कि उदाहरण से समझने का प्रयास करें, गीता चाय बना रही है, तो इसमें चाय क्या हो गया? कर्म हो गया। अब देखो, गीता इसमें क्या है? गीता इसमें कर्ता है। ठीक है, गीता इसमें कर्ता हो गई और बनाना इसमें क्रिया हो गई। ठीक है, और क्या बनाया जा रहा है? चाय बनाई जा रही है। तो इस वाक्य में कर्ता का महत्व नहीं है, इस वाक्य में किसका महत्व है? इस वाक्य में महत्व है जो कर्म किया जा रहा है कर्ता के द्वारा। तो वो कर्म क्या किया जा रहा है? चाय बनाने का कर्म किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद महेश पत्र लिखता है, पत्र इसमें कर्म है। हमने एक नया मकान बनवाया, तो मकान यहां पर क्या है? एक मकान बनवाया, मकान कर्म हो गया। उसके बाद वह मुझे अपना भाई मानती है, राधा खाना बनाती है, रमेश सामान लाता है। तो ये सारे के सारे क्या होगी? सकर्मक क्रिया की उदाहरणें हो गई। सकर्मक क्रिया सकर्म याद रखेंगे, जिसमें कर्म साथ होगा। ये सारे के सारे वाक्यों में कर्म है, तो जहां पर कर्म साथ होगा वो सकर्मक क्रिया हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? अकर्मक, जैसे सकर्मक था वैसे ही क्या था? अकर्मक। जहां पर कर्म नहीं होगा उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। वे क्रिया जिसका प्रभाव प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। अब जब कर्म ही नहीं है तो फिर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? साधारण सी बात है, वो प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। ठीक है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना, अर्थात अकर्मक क्रिया प्रयोग नहीं होता है, वाक्य में कर्म नहीं होता है। अकर्मक शब्द अकर्मक से मिलकर बना है, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। उपसर्ग लगने से बना है अकर्मक, मतलब कर्म के बिना। उदाहरण देखें, वह सोचता है। अब सोचना इसमें क्या हो गया? सोचना इसमें क्रिया हो गई। ठीक है, और वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, वह कर्ता हो गया और सोचना क्रिया हो गई। तो इसमें क्या है? कर्म कहां है? कर्म तो है नहीं, वो सोचता है। क्या सोचता है? वही तो कर्म है, जो कर्म है वो यहां पर नहीं है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे वह अच्छा सोचता है। ठीक है, तो क्या हो गया वहां पर? वो कर्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मुझे सुना है, क्या सुना है? वो कर्म, जो सुना है। ठीक है, सुनना क्रिया हो गई और मुझे क्या हो गया? कर्म हो गया। मैं धन्य हूं, धन्य क्या हो गया?
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई क्रिया, धन्य होना, ठीक है, और मैं कर्म हो गया, वह जागता है, जागना क्रिया हो गई, और वे कूदते हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्रियाएं होगी। यहां पर कर्म नहीं है, कर्म का अभाव है, इसलिए इनको अकर्मक बोला जाता है, ठीक है। सकर्मक अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। उसके बाद हमारे पास आता है धातु। धातु किसे कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप से, या फिर हम कह सकते हैं जो शब्द मूल शब्द होता है जिससे क्रिया बनती है उसको धातु कहा जाता है, ठीक है। जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण होता है उसे धातु कहा जाता है। जैसे कि चल धातु है, ठीक है, मूल शब्द है, चल में ना प्रत्यय लगा तो वो क्या बन गया, चलना बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से पढ़ जो है मुख्य धातु है, मूल धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगा तो ये क्या बन गया, पढ़ना बन गया, ठीक है। तो मूल शब्द हो गया जहां से आगे हमारे पास क्रिया बनती है। पढ़ना क्रिया हो गई, चलना क्रिया हो गई, धातु उसमें क्या है, मूल शब्द क्या है, चल। उसी प्रकार से पढ़, इसमें क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया धातु में क्या होता है कि प्रत्यय लगने से जो क्या हो जाता है, क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है धातु। जो मूल शब्द होता है उसको धातु कहा जाएगा। धातु के कितने प्रकार होते हैं, धातु के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से, एक है मूल धातु, एक है यौगिक धातु। मूल धातु किसे कहा जाता है, मूल धातु मतलब मूल शब्द, ठीक है। मूल धातु वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, मतलब मूल शब्द है, और वह क्या करेगा, क्रिया के रूप में भी प्रयोग होता है, तो उसको मूल शब्द कहा जाता है, जो कि स्वतंत्र होती है। इनको स्वतंत्र धातु, स्वतंत्र शब्द भी कहा जाता है, स्वतंत्र क्रियाएं भी कहा जाता है, स्वतंत्र है ये अपने आप में। जैसे कि जा शब्द है, अब जा अर्थ दे रहा है, जा का मतलब जाना, कोई दूसरा शब्द इसमें नहीं जुड़ा, कि कोई प्रत्यय नहीं लगा है, तो ये मूल शब्द हो गया। उसके बाद आ गया खा, खा में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है, तो खा क्या हो गया, मतलब क्रिया है, खा क्रिया है, पढ़ क्रिया है, चल क्रिया है, मूल शब्द भी है और ये क्रिया का कार्य भी कर रहा है। इसी को कहा जाता है, जो धातु हमारे पास आ गई मूल धातु, ठीक है। उसके बाद आती है यौगिक धातु। यौगिक का अर्थ होता है जुड़ना, योग करना। तो यौगिक क्रिया में क्या होगा, जहां पर मूल शब्द में, मूल संज्ञा में, ठीक है, संज्ञा में, विशेषण में उस जो क्या होता है, प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है, ठीक है, उसको कहा जाता है यौगिक धातु या यौगिक क्रिया। वह धातु किसी मूल धातु में संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उसको यौगिक धातु कहा जाता है। और ये धातु जो होती है स्वतंत्र नहीं होती है, इनको स्वतंत्र धातु नहीं कहा जाता। स्वतंत्र धातु कौन सी होती है, मूल धातु, यौगिक धातु, क्योंकि ये निर्भर कर रही है, किसी दूसरे पर आधारित है, इसलिए इसको यौगिक धातु कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि चल, मान लो चल, हम बोलेंगे चल से क्या बन गया, चलना। अब चलना क्या हो गया, ये क्या है, यौगिक, क्योंकि इसमें चल में ना प्रत्यय जुड़ा है तो वो चलना बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से पढ़, इसमें क्या आ गया, पढ़, पढ़ में ना प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, पढ़ना बन गया, ठीक है। तो ये पढ़ क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और उसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ना हो गया और क्रिया बन गई, तो ये यौगिक क्रिया, क्योंकि इसमें ना प्रत्यय जोड़ना पड़ा। तो योग का अर्थ हुआ जोड़ना, जो संज्ञा या विशेषण में जोड़ने से, कोई प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसको बोला जाता है यौगिक धातु, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देते हैं कि यौगिक धातु के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। यौगिक धातु के हमारे पास प्रकार होते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया जिसको बोला जाता है, नाम धातु क्रिया बोला जाता है, अनुकरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या सजातीय क्रिया, ठीक है। ये क्रिया के हमारे पास विभिन्न प्रकार हैं। अब देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा शब्द आपने सुना ही होगा। प्रेरणा क्या चीज होती है, प्रेरणा मतलब किसी को, जैसे बोलते हैं मोटिवेट करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना, वो प्रेरणा के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रेरणा अर्थक में मतलब क्या होता है, जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे से करवाता है, जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे से करवाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। वह क्रिया जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं काम ना करते हुए किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मोहन ने सोहन को जगाया, मोहन खुद नहीं जागा, उसने जगाया सोहन को, तो वहां पर क्या है, क्रिया मतलब दूसरे से कार्य करवाया गया, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे कि मां ने पुत्र से
चाय बनवाई। ठीक है, अब देखो यहां पर मां ने खुद चाय नहीं बनाई, यहां पर पुत्र से चाय बनवाई, तो ये क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, जहां पर दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हो, एक वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं होंगी, उनको संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया कहा जाता है। दो या दो से अधिक क्रियाएं होंगी, जैसे कि हमारे पास क्या है, रोना धोना। जैसे कि हम बोलते हैं रोना धोना बंद करो, ठीक है, रोना धोना बंद करो और अपना काम करो, तो रोना धोना, रोना भी क्रिया हो गई, धोना भी क्रिया हो गई। ठीक है, उठना बैठना, कि तुम्हारा उठना बैठना तुम्हारा उठना बैठना गलत लोगों के साथ है, तो उठना और बैठना दोनों क्रियाएं हो गई। ठीक है, चलना फिरना, तुम्हारा चलना फिरना सही नहीं है, तो चलना फिरना, चलना भी क्रिया हो गई, फिरना भी क्रिया हो गई, तो इनको बोला जाता है संयुक्त क्रिया, संयुक्त धातु। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वह धातु जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनती है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनती है, नाम धातु क्रिया कहा जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे बात से क्या बन गया, बतियाना, अपना से क्या बन गया, अपनाना, गरम से क्या बन गया, गरमाना। ठीक है, तो ये संज्ञा हो गई, बात संज्ञा हो गई, वो बतियाना बन गई। ठीक है, तो उसके बाद अपना अपनाना, गरम गरमाना, क्रिया हो गई ना, ये संज्ञा से क्रिया बन गई। उसके बाद हो गए अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है, वह वास्तविक या कल्पित ध्वनियां जिसे क्रियाओं के रूप में अपना लिया गया है, वह अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अनुकरणात्मक क्रिया अनुकरण करना, किसी के जैसे व्यवहार करना, किसी को देखकर उसके जैसे जब व्यवहार किया जाता है उसको अनुकरण किया जाता है। ठीक है, तो अनुकरण में क्या है कि ये बोला गया है कि इसमें वास्तविक या कल्पित ध्वनियों, वास्तविक और कल्पित ध्वनियों से क्रियाएं बना ली गई हैं, उनको अनुकरणात्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि खट, खट क्या है, खट एक जैसे हम बोलेंगे खट कल्पित ध्वनि है। खट क्या है, कल्पित ध्वनि है। ठीक है, जैसे कल्पित ध्वनि कैसे निकलती है, मान लो कोई आवाज की, जैसे हमने आवाज की ऐसे, ये खट हुई। ठीक है, अब ये जब खट हुई, अब ये जब खट हुई तो खट होने से क्या हो गया, खट से खट खटाना क्रिया बन गई। ठीक है, खट से खट खटाना क्रिया बना दी। थप से थप थपाना। ठीक है, थप से, अब जैसे थप, हम पीठ थप थपाई, तो थप की ऐसे आवाज आई, थप, थप से थप थपाना, कल्पित ध्वनि या वास्तविक ध्वनि हम कह सकते हैं। ठीक है, कल्पना की गई है वास्तविक ध्वनिया, तो ये हमारे पास क्या होती है, थप से थप थपाना होगी, थप थपाना क्रिया होगी, तो इनको बोला जाता है अनुकरणात्मक क्रियाएं। उसके बाद हमारे पास आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जो किसी कार्य को पहले पूरा करने के बाद, उसी समय या तुरंत बाद कार्य को शुरू करने के लिए प्रयोग होती है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति एक काम को खत्म कर लेता है और जो काम दूसरा काम शुरू कर देता है, और जो पहला काम होता है वो क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक हो जाएगा। पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, है ना, पूर्व का अर्थ क्या हुआ, पूर्व का अर्थ हुआ पहले, कालिक मतलब समय। ठीक है, मतलब कि एक क्रिया समाप्त हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू कर दी गई, और जब दूसरी क्रिया शुरू हुई तो जो पहली क्रिया समाप्त हो गई थी उसको बोला जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जैसे कि राम खाना खाकर सो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, राम खाना खाकर सो गया, पहले उसने क्या किया, खाना खाया, और फिर उसके बाद वह सो गया। ठीक है, वैसे ही वह बाजार जाकर घर आया, पहले वो क्या किया उसने, पहले वो बाजार गया और फिर वह घर आया। उसके बाद वह पुस्तक पढ़कर बाहर गया, पहले उसने पुस्तक पढ़ी और उसके बाद फिर वह बाहर चला गया। सरिता खाना खाकर पढ़ाई करेगी, सरिता ने पहले खाना खाया, उसके बाद फिर उसने क्या किया, पढ़ाई की। ठीक है, बालक पढ़कर सो गया, पहले बालक पढ़ा और उसके बाद गया, तो ये क्या होगी, हमारे पास पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया किसे कहा जाता है, सजातीय क्रिया में कर्म और क्रिया दोनों एक धातु या मूल शब्द से उत्पन्न होती हैं। मतलब सजातीय, सजातीय एक जाति। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक शब्द से ही, एक मूल शब्द से ही क्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि दौड़ से दौड़ना, ठीक है, और दौड़ से दौड़वाना, ये क्या हो गया, मतलब सजातीय। इसमें बोला गया कर्म और क्रिया दोनों एक धातु से ही होती हैं।
कर्म, ठीक है, जैसे दौड़ से दौड़ना हो गया, ठीक है, दौड़ से दौड़ना हो गया, लड़ से लड़ना हो गया, लड़ से लड़ाई या लड़ से लड़ना, तो इसको क्या कहा जाता है, सजातीय। लड़ से लड़ना बन गया, ठीक है, दौड़ से दौड़ना बन गया, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास सजातीय क्रिया इसको कहा जाता है। उसके बाद यहां तक हमारा था, यहां तक हमारी क्रिया थी, ठीक है। क्रिया में हमने क्या क्या पढ़ा, क्रिया में हमने पढ़ा क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उसके बाद हमने फिर धातु पढ़ी, ठीक है, धातु के बाद फिर हमने धातु के प्रकार पढ़े, तो ये हमारे पास क्रिया थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहा जाता है, विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषता है ना, विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसको विशेषण कहा जाता है, ठीक है। विशेषण वह शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के गुण, अवगुण, संख्या, परिमाण, स्थिति या किसी अन्य विशेषता को बताते हैं। किसी भी प्रकार की विशेषता को बता सकते हैं ये, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना का गुण, अवगुण, संख्या, परिमाण, स्थिति या किसी भी विशेषता को ये बताते हैं, उनको विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि वह सुंदर लड़की पार्क में खेल रही है, तो यहां पर क्या हो गई, सुंदर विशेषता हो गई। हमने 3 किताबें खरीदी, 3 विशेषता हो गई, ठीक है। यह एक बड़ा कमरा है, तो बड़ा यहां पर क्या हो गई, विशेषता हो गई। राहुल ने अधिक खाना खाया, कितना खाना खाया, अधिक खाना खाया, विशेषता हो गई। गंगा एक पवित्र नदी है, पवित्र यहां पर विशेषता हो गई। वह तेज धावक है, कैसा धावक है वो, तेज धावक है, तो तेज इसमें क्या हो गई, विशेषता हो गई, ठीक है। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। विशेषण के भेद हमारे पास कितने हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ये विशेषण के भेद हैं। पहला हमारे पास आता है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष दोनों का पता चलेगा, सिर्फ गुण का ही नहीं दोष का भी पता चलेगा, उसको कहा जाता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। विशेषण में क्या होता है, भाव होता है, रंग होता है, दशा, आकार, समय, स्थान, काल, ये सारे के सारे संबंधित, इनसे संबंधित जो होती है विशेषताएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा, ठीक है, अच्छा शब्द क्या है, विशेषता है। बुरा वो भी विशेषता है। सफेद विशेषता है, काला विशेषता है, रोगी विशेषता है, मोटा विशेषता है, पतला विशेषता है, लंबा विशेषता है, नया, पुराना, ये सारे के सारे शब्द जो हैं विशेषण के बारे में बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, पहला हमारे पास हो गया गुणवाचक विशेषण, उसके बाद हमारे पास आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप, तोल का पता चलता है उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण में क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो परिमाण में पहले समझ जाइए, परिमाण क्या होता है, जहां पर माप तोल का पता चलता है, जिन वस्तुओं को मापा या तोला जाता है उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, देखो परिमाण में क्या होगा, जैसे क्विंटल, लीटर, ठीक है, उसके बाद किलो, किलोग्राम, ठीक है, मीटर, ये क्या हो गया, किलोग्राम, ये सारे के सारे क्या हो गए, ग्राम, लीटर, मीटर, ये सब परिमाण में आते हैं, ठीक है। देखो निश्चित परिमाणवाचक, जहां पर हमें निश्चित परिमाण का पता चलता है, निश्चित मात्रा का पता चलता है, उसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 10 क्विंटल, तो 10 क्विंटल निश्चित है, कितने क्विंटल है, 10 क्विंटल है। 3 किलो, कितने किलो है, 3 किलो है। 1.5 मीटर, कितने मीटर है, 1.5 मीटर है, तो 1.5 मतलब निश्चित यहां पर परिमाण बताया गया है। उसके बाद आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहां पर मतलब निश्चित नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि थोड़ा, इतना, कुछ, ज्यादा, बहुत, अधिक, कम, ये सारे के सारे इतना। अब मैं बोलूंगा मुझे कम चावल खाना है, तो कम कितना, ठीक है, मुझे थोड़ा सा खाना दीजिए, थोड़ा कितना, अनिश्चित है, ठीक है, तो इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कहां पर प्रयोग किया जाता है,
जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, मतलब कि ऐसे शब्द जो गिनने लायक गणनीय वस्तुओं के साथ प्रयोग होंगे, ठीक है, उनको कहा जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2, 3, 2.5, पहला, दूसरा, इकहरा, दोहरा, तीनों, चारों, दर्जन। ये क्या हो गया, मतलब क्या है, संख्या। अब दर्जन मैंने बोला, दर्जन 12 केले आएंगे तो दर्जन गिने जा सकते हैं। 3, ठीक है, तीनों भाई इधर आओ, चारों भाई इधर आओ, 4 लोग, मतलब निश्चित गिने जा सकते हैं 4 लोग, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया, ठीक, सॉरी निश्चित संख्यावाचक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है अनिश्चित संख्या। अनिश्चित, जहां पर अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। जैसे कई, कुछ, काफी, कम, ज्यादा, बहुत, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सार्वनामिक। सार्वनामिक, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले उनकी विशेषता बताते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं या संज्ञा की विशेषता करते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह विद्यालय, अब विद्यालय क्या हो गया, संज्ञा हो गई, और यह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। हमने सर्वनाम पढ़े थे, यह वह, ठीक है, तो यह क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। बालक, और उसकी विशेषता क्या होगी, वह बालक बहुत, ठीक है, वह बालक इधर आए, तो मतलब स्पष्ट कर दिया गया उसी बालक को, ठीक है। तो बालक संज्ञा हो गई, और वह, उसके बाद वह खिलाड़ी है, खिलाड़ी, और उसके बाद वह क्या हो गया, इसमें सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो हमने पहले क्रिया पढ़ा, अब विशेषण पढ़ा, अब हमारे पास आता है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है, क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण का अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण मतलब कि सीधी बात है, क्रिया की विशेषता जो शब्द बताएंगे, सिर्फ क्रिया की विशेषता जो शब्द बताएंगे उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति कैसे काम, कब, कहां, कितना, क्यों काम कर रहा है, वो क्या हो जाते, क्रिया विशेषण हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर वह जल्दी दौड़ा, कैसे दौड़ा, दौड़ा क्या हो गई, क्रिया हो गई, दौड़ना क्रिया हो गई, और जल्दी क्या हो गई, विशेषता हो गई, तो ये क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। देखो वह धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्रिया हो गई, और धीरे धीरे क्या हो गई, विशेषता हो गई। चीता तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और तेज विशेषता हो गई। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे, ठीक है, विशेषता हो गई। उसके बाद मयंक तेज चलता है, मैं वहां नहीं आऊंगा, ठीक है, ये रहने दो। हमें यहां से आगे जाना है, ठीक है, हमें यहां से आगे जाना, तो इसमें विशेषता क्या होगी, जाना, और विशेषता क्या होगी, आगे। वह प्रतिदिन पूजा करता है क्या, पूजा करता है, पूजा करना क्रिया हो गई, और प्रतिदिन क्या हो गया, विशेषता हो गई, ठीक है। वह रोज अपने घर की सफाई करता है, क्या करता है, सफाई, ठीक है, तो सफाई क्या होगी, सफाई करना क्रिया हो गई, और कब करता है, रोज करता है। और हम रोज सैर करते हैं, सैर करना क्रिया हो गई, और रोज क्रिया विशेषण हो गया, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद हमारे पास आते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये हमारे पास 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं, ठीक है। पहला हमारे पास आता है कालवाचक क्रिया विशेषण, वह क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं उनको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि श्याम कल मेरे घर आया, तो कल यहां पर क्या होगा, समय का बोध करवा रहा है, कल मेरे घर आया, ठीक है। उसी प्रकार से परसों बरसात होगी, ठीक है। अब कब बरसात होगी, परसों होगी। मैंने सुबह खाना खाया, सुबह। मैं शाम को खेलता हूं, तो शाम। ये सारे के सारे क्या हो गए, काल, समय के बारे में बता रहे हैं, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है, ऐसी क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं। रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल रीति, रीति मतलब कार्य को करने की विधि, कार्य को करने का ढंग, ठीक है। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं उनको कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि हिमांशु ध्यान से चलता है, कैसे चलता है, ध्यान से, उसकी आदत है, उसकी रीति है ध्यान से चलना,
वह फटाफट बोलता है, फटाफट क्या हो गई, उसकी आदत है, रीति है। सानिध्य गलत चाल चलता है, कैसी चाल चलता है, गलत, तो उसकी गलत चाल चलना उसकी विशेषता है। उर्मिलेश हमेशा सच बोलता है, सच बोलना और हमेशा उसकी आदत है। वह अच्छी तरह काम करता है, वह ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, रीति। और ये हमें क्या कर रहे हैं, किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं। इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराएंगे, ठीक है, उनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि तुम अंदर जाकर बैठो, अंदर क्या हो गया, स्थान। बाहर खेलता हूं, मैं बाहर खेलता हूं तो बाहर स्थान हो गया। हम छत पर सोते हैं तो छत पर, ठीक है, स्थान। कहां पर सोते हैं, छत के ऊपर। वह पेड़ पर बैठा है, मैं पेड़ पर बैठा हूं तो पेड़ पर, पेड़ के ऊपर, स्थान के बारे में बोध हो रहा है। श्यामता मुझसे बहुत दूर बैठी है, कैसे, कहां बैठी है, दूर बैठी है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, स्थान का। उसके बाद जयंत मैदान में खेल रहा है, कहां खेल रहा है, मैदान में। और तुम अपने दाहिने और गिर जाओ, तो दाहिने क्या हो गया, स्थान का बोध हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या, मात्रा का पता चलता है। जैसे हमने परिमाणवाचक विशेषण पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि तुम थोड़ा अधिक खाओ, ठीक है, परिमाणवाचक। जितेश बहुत ज्यादा दौड़ता है, समझ अधिक खाना खाता है, लविश उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहां पर हमारे जो आज हमने पढ़ा, ठीक है, हमने क्रिया पढ़ा, उसके बाद विशेषण पढ़ा, धातु के बारे में पढ़ा और फिर क्रिया विशेषण पढ़े। तो आशा करता हूं आज का विषय आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज का विषय आपको समझ में आ गया है तो इस कक्षा को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक साझा जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इस कक्षा के साथ जुड़ सकें। आप सबका इस कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा के साथ रोज जुड़ते रहें, आपकी एचपीएस मेंस हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप जो विषय आप भूल चुके हैं, अधिकतर विद्यार्थियों में यह समस्या आती है कि हमने 10th के बाद संज्ञा नहीं पढ़ा, हमने 10th के बाद समास नहीं पढ़ा, हमने 10th के बाद विशेषण नहीं पढ़ा। तो नहीं पढ़ा तो है ना, बस उसी पढ़े हुए को यहां पर रिवाइज किया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है। सिर्फ आधे घंटे में आप देखो, हमने यहां पर 3 विषय, मतलब क्रिया भी पढ़ लिया, विशेषण भी पढ़ लिया और क्रिया विशेषण भी पढ़ लिया। 3 विषयों को हमने आधे घंटे में पढ़ लिया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से अगर आपको पढ़ना है और अच्छे से और जल्दी जल्दी से पढ़ना है तो कक्षा के साथ रोज जुड़ते रहें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर से मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।